सीजीपीएससी 2021 के मेरिट लिस्ट में अंतिम चयन सूची में जिन्होंने अपना 5वां स्थान सिक्योर किया है, 5th रैंक, राणा विजय, ये अभी डिप्यूटी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। कोविड पीरियड के समय का सफर रहा है समझ लो, और 2020 और 2021 20 का अटेम्प्ट इनका पहला अटेम्प्ट है और 21 का जो अटेम्प्ट है ये दूसरा अटेम्प्ट है। 20 के अटेम्प्ट में प्रिपरेशन इन्होंने शुरू किया था और उस दौरान एग्जाम नहीं निकला था। 21 का अटेम्प्ट जो है ये इनका दूसरा अटेम्प्ट, और पहला अटेम्प्ट जो 2020 का था वो 21 के एज में था टेक्निकली यदि देखें, और 2021 का अटेम्प्ट जो था 20 वाला 21 के एज में था, और जिसमें इन्होंने सिलेक्शन लिया है, मेरिट लिस्ट में 5वां स्थान बनाया है, ये टेक्निकली इनका यदि देखा जाए तो ये 22 के एज में है, यही है ना, 22 के एज में है, और 22 के एज में ये डिप्टी कलेक्टर हुए हैं। हालांकि कल इनका एसीएफ रेंजर का भी इंटरव्यू था, एसीएफ रेंजर का भी इंटरव्यू था, लेकिन सीट किसी का क्यों खराब करूं, इस उद्देश्य से इन्होंने कल इंटरव्यू छोड़ा है, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर में ही जाना था। तो इस कारण से यह भी एक चीज होता है अमूमन कि लोग जो है आसानी से किसी चीज को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अब डिप्टी कलेक्टर पे चयनित हैं तो काफी मंथन करने के बाद में कल इन्होंने तय किया, 17 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया था, 17 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। कल ये डिसाइड करके कि नहीं दूंगा, कि क्यों सीट किसी का खराब करूं, मेरी जगह पर कोई और किसी का चयन हो जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इनका जर्नी रहा है, क्योंकि ऐसा अमूमन कम देखने मिलता है सीजीपीएससी में कि 21-22 के एज में कोई प्रिपेयर करके और सीधे सीधे डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हो। हालांकि यदि देखा जाए तो अपने बारे में जब वो बताएंगे तो ग्रेजुएशन उनका इंजीनियरिंग में हुआ है, और उसके बाद में अभी यूपीएससी अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, अंबिकापुर से हैं, और राजपूत ट्यूटोरियल से एसीएफ रेंजर की तैयारी, और उसके बाद में प्री प्लस मेंस की तैयारी इन्होंने किया है। तो आइए रन। Am I audible till last? तो आदरणीय राजपूत सर, राजपूत ट्यूटोरियल्स की सारी टीम एंड डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम राणा विजय है। मैंने राज्य सेवा परीक्षा 2021 में 5वां रैंक प्राप्त किया है और डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुआ हूं। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे यहाँ इनवाइट किया गया है और बोलने का मौका दिया गया है। मेरी जर्नी भी आप लोग जैसे ही किसी आम एस्पिरेंट्स जैसी रही है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अंबिकापुर के ही होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूर्ण की। उसके बाद मैंने सिविल से इंजीनियरिंग किया है आरजीपीवी भोपाल से। एकेडमिक्स देखा जाए तो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा ही रहा है। 12th में मैंने 91% पीसीएम में पाया था। उसके बाद 85% से मैंने ग्रेजुएशन किया है सिविल इंजीनियरिंग में विथ ऑनर्स, और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ही, जैसा कि अगर यहाँ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे तो हम लोग देखते हैं कि फाइनल ईयर में या तो स्टूडेंट्स गेट की प्रिपेयर करते हैं या तो ईएससी के करते हैं अगर सिविल मैकेनिकल वाले रहें स्पेशली, या फिर बाकी लोग प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं। तो जैसे कि मेरे सभी साथी गेट या फिर ईएससी की तैयारी कर रहे थे, तो उसी समय मैंने निश्चय कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। मेरा रुझान टेक्निकली मैं साउंड था, फिर भी सिविल सर्विसेज के प्रति ज़्यादा था। तो फिर मैंने उसी समय निश्चय कर लिया कि सिविल सर्विसेज के फील्ड में अपने आप को आजमाना है और तैयारी शुरू कर दी थी। फाइनल सेमेस्टर से लेकर के पूरे 1 साल मैंने
कॉलेज के भी एग्जाम्स निकाले, साथ ही साथ मैं खुद का प्रिपेयर करते रहा। और उस समय मेरा टारगेट सिर्फ यूपीएससी का था। सीजीपीएससी के सिलेबस के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। यूपीएससी के सिलेबस में जो भी इंडियन जीएस का पोर्शन रहता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो उसके जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इसकी मैंने बेसिक से तैयारी शुरू की। हालांकि ये सब सब्जेक्ट्स अपन अपने स्कूल के दौरान भी पढ़ते हैं, तो एक बेसिक नॉलेज और एक जनरल आइडिया तो था ही, लेकिन इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के में फाइट करने के लिए जो नॉलेज चाहिए होता है, उसमें आपको बेसिक से लेकर के डीप एनालिसिस तक का सफर तय करना है। तो बेसिक के लिए मैंने इन 3-4 बेसिक सब्जेक्ट्स को सबसे पहले उठाया, जो कि आप इंडिया में कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे कोई भी स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी का हो, तो ये इंडियन जीएस के कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स उसमें रहेंगे ही। तो मैंने वहाँ से शुरू किया, इंडियन हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, और उसकी बेसिक एनसीईआरटीज, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स का सेल्फ स्टडी किया। 2019 में जब मैं कॉलेज पास आउट हुआ, तो फिर मैं अपने होम टाउन वापस गया, ये डिसाइड करने के लिए कि अब आगे की जर्नी कैसे तय करनी है। उसके बाद फिर मैं कुछ लोगों से गाइडेंस लिया। हमारे वहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो मेरा सौभाग्य था कि उस समय के कुछ एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे थे जो ओपन सेशन रखते थे स्टूडेंट्स के लिए, तो उनमें जाकर के ज्वाइन किया। और हाल फिलहाल में ही जब मैं पास आउट हुआ था, तो छत्तीसगढ़ पीएससी 2018 का रिजल्ट आया था सर, और मेरे क्षेत्र से ही कुछ लोग सेलेक्ट हुए थे। और क्योंकि अंबिकापुर का पहले वैसा माहौल नहीं था कि सीजीपीएससी या फिर यूपीएससी में ज़्यादा लोग सेलेक्ट होकर के आते थे, किंतु मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानूंगा, और या फिर बोल लीजिए कि नियति में लिखा था कि उस साल कुछ लोग आए, और ऐसा मैं उनसे रिलेट कर पाया कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मुझ में ऐसी क्या कमी है। तो मेरा थोड़ा सा जो जर्नी था वो शिफ्ट हुआ यूपीएससी से सीजीपीएससी की तरफ। सीजीपीएससी का उस समय मुझे नॉलेज ज़्यादा नहीं था 2018 में ही, क्योंकि सिलेबस और पैटर्न में थोड़ी चेंजेस आई थी, 7 पेपर आ गए थे। फिर सबसे पहले काम मैंने किया कि कोई भी एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं तो हमने सबसे पहला काम करना चाहिए, जो कि मैंने भी किया, और सीनियर एस्पिरेंट्स जो भी या फिर जो भी एग्ज़ाम निकाले हुए हैं उनके ही गाइडेंस लिया। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उसका सिलेबस डाउनलोड करना है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आता है। उस सिलेबस को मैंने थॉरो स्टडी किया कि इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। 3 चरण के एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स में क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, मेंस का सिलेबस क्या है, और इंटरव्यू कितने मार्क्स का है। तो ओवरऑल जब मैं समझा कि मेन जो अपन को मेहनत करना है वो मेंस में है, 1400 का मेंस रहता है, 7 पेपर रहेंगे 1400 मार्क्स के, 200 मार्क्स ईच। तो मैंने तैयारी शुरू कर दी मेंस के लिए, और तैयारी शुरू करने के दौरान मैंने बेसिक तैयारी ही की थी, और 2021 में जो 2000 पीएससी 20 का अटेम्प्ट था वो दे दिया था खुद को आजमाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो मैं क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन और भी जगह दिमाग मेरा भटका। उसी समय स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्ज़ाम हुई, उसको भी मैं क्वालिफाई किया था, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आया, क्योंकि शायद रैंक में मैं पीछे रहा हूँ। और लेकिन उस एग्ज़ाम के फेलियर के बाद मैंने निश्चय कर लिया कि अब अगला अटेम्प्ट मुझे कैसे भी निकालना है। और लकीली जब अनफॉर्चुनेटली 2020 का वक्त है, उस समय कोविड पैंडमिक आ गया, सभी इंस्टीट्यूट जो थे ऑफलाइन क्लासेस उनके बंद हो गए, और लकीली मुझे राजपूत ट्यूटोरियल्स के बारे में पता चला थ्रू यूट्यूब और मैनी अदर सेशंस, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल में हैं। और लकीली उस समय 2020 में एसीएफ रेंजर का एक वैकेंसी आया, तो मैंने उसका सिलेबस देखा और अपने आप को पाया कि क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ, 10th से लेकर के 12th तक भी साइंस है, उसके बाद इंजीनियरिंग है, तो मैं अपने आप को काफ़ी फिट समझा कि मैं उस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। उसी समय मैंने निश्चय कर लिया कि एसीएफ रेंजर के एग्ज़ाम में मुझे अच्छे से प्रिपेयर करके इस एग्ज़ाम को निकालना ही है। उस एग्ज़ाम की तैयारी में मैं भिड़ गया, उसके सिलेबस की डीप एनालिसिस की। उसके बाद उस पेपर में 2 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं था, एक था एग्रीकल्चर, दूसरा था फॉरेस्ट्री। इसके सोर्सेज के लिए मेरे अलावा भी जितने भी एस्पिरेंट्स थे पूरे छत्तीसगढ़ के, बहुत भटके, खास करके इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि हमारा साइंस बैकग्राउंड था और ये बेसिक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में जो कि बीएससी लेवल का नॉलेज चाहिए था आपको, वो नहीं मिल पा रहा था।
तो जैसा कि हर एस्पिरेंट करता है, गूगल में सर्च करता है, मैंने क्या किया कि सिलेबस को डाउनलोड किया, उसके फॉन्ट साइज को बढ़ाते हुए उसको पूरा अपने स्टडी टेबल में चिपकाया और टॉपिक वाइज उसको एनालिसिस करने लगा। गूगल पे सर्च करने के बाद भी मैं अपने आप को पाया कि मैं कहीं ना कहीं अच्छे नोट्स नहीं खोज पा रहा हूँ, ना बना पा रहा हूँ इन टॉपिक्स के लिए। फिर यूट्यूब में कुछ वीडियोस उस समय राजपूत ट्यूटोरियल्स के आते थे, एग्रीकल्चर के और फॉरेस्ट्री के, वो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी कॉम्प्रीहेंड, मतलब बहुत इजी तरीके से वो मुझे समझ में आया। तभी मैंने निश्चय किया, फ़ोन पर ही, कोविड पैंडेमिक चल रहा था, मैंने फ़ोन पर ही बात किया और जो भी कोर्स था उसको परचेस करके सिर्फ पेपर 2 का एनालिसिस किया। फिर मैंने CS राजपूत सर के GS के वीडियोस देखे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका छत्तीसगढ़ GS बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो राजपूत ट्यूटोरियल्स, क्योंकि मैं रायपुर आ ही नहीं पाया था, मैंने सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही इसके बारे में देखा और CS राजपूत सर के कुछ फेमस वीडियोस हैं जो कि मैपिंग से रिलेटेड हैं या फिर बस्तर संभाग से रिलेटेड हैं या फिर छत्तीसगढ़ की कुछ स्कीम से रिलेटेड हैं, उनको देखा और मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रिलेट कर पा रहा था सर से। तो मैंने फ़ोन पर बात करके कोर्स को परचेज़ किया, खास करके छत्तीसगढ़ GS के लिए, क्योंकि आप अगर छत्तीसगढ़ PSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं या छत्तीसगढ़ में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका छत्तीसगढ़ GS मोस्ट स्ट्रांग होना चाहिए। एंड आई कैन ओपनली एंड ऑनेस्टली से दैट दिस इज द पर्सन यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट अबाउट। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, मैंने ये देखा कि ACF का जो हमारा एग्ज़ाम था उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। कई बार एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकला, पोस्टपोन हुआ। एग्ज़ाम 5 दिसंबर 2021 को होना था, मुझे डेट आज तक याद है, और कुछ दिनों पहले ही हाई कोर्ट का एक जजमेंट आ गया था कि इसके रिजल्ट पर स्टे है। तो डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स पूरे जर्नी में आपके आते रहेंगे, मेरे भी आए। मैं भी सोच रहा था कि यार अब क्या, इतना मेहनत के बाद मैं CGPSC से थोड़ा सा डाइवर्ट होकर के फॉरेस्ट के एग्जाम पे लग गया था, अब क्या। लेकिन फिर भी अगर आपकी तैयारी पुख्ती है तो आप ज़रूर अपने आप को आजमाएं। मैंने उस एग्ज़ाम को दिया और अपने आप को पाया कि पूरे प्रदेश में जितने भी स्टूडेंट्स ने वो एग्ज़ाम दिया है उसमें मैं अच्छा नंबर स्कोर कर पा रहा हूँ। 300+ नंबर इन दैट एग्ज़ाम वाज एक्चुअली गुड व्हाट आई फाउंड। एंड आफ्टर दैट उस एग्ज़ाम का क्योंकि रिजल्ट होल्ड पे चला गया था हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद, और दिसंबर और ऑलरेडी CGPSC 2021 का नोटिफिकेशन निकल चुका था। 2021 का PSC जो कि फेब में होना था, उसकी तैयारी मैंने सेम प्लेटफॉर्म से शुरू कर दी। और उसके पहले ही सर का ही एक ओरिएंटेशन में एक वीडियो रहता है जो कि मैं आप सभी को फिर से दोहराना चाहूँगा। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके सिलेबस को खंगाल डालिए, उसको रट डालिए या कुछ भी कर डालिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए आपके जहन में वो चीज़। और उसके बाद आपको पेपर को समझना है। पेपर देने से पहले आपको पेपर को समझना है, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज देनी है या फिर अपने आप को उसके आदतन करना है। छत्तीसगढ़ PSC के पेपर में, मेंस में 7 पेपर होते हैं। एक लैंग्वेज का पेपर, एक ऐसे का पेपर और 5 जनरल स्टडीज़ के पेपर। पेपर 6 और पेपर 7 2018 के बाद नया जुड़ा है। उसके लिए इंग्लिश मीडियम में खासकर, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम से तैयारी की और उसमें ही एग्ज़ाम दिया, खासकर इंग्लिश मीडियम के लिए सोर्सेस मार्केट में कम अवेलेबल हैं। एंड यहाँ की जो सोर्सेस मुझे मिले वो काफ़ी अच्छे थे, इतने अच्छे कि जैसा कि टॉपिक वाइज, मतलब सिलेबस में ही टॉपिक के जो आंसर्स यहाँ लिखवाए जाते थे डायरेक्ट वही पेपर में आपको देखने मिलते हैं। मेंस का पेपर 6, पेपर 7 आप यहाँ से तैयारी कर रहे हैं तो मतलब मैं अपने आप को माना यहाँ पे कि तैयारी के दौरान जो मैंने नोट्स बनाए और जो यहाँ पर सीखा वो डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल रहा था। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी है और ये कुल मिलाकर के मेरा जर्नी था। और PSC की तैयारी अगर आप सभी कर रहे हैं तो मैं सर का भी ये कहना था और उसको मैंने अपने जर्नी में बहुत अच्छे से अपनाया कि आपको टारगेट रखना है मेंस में 1400 में 1000+ का। सर का ऐसा कहना था कि अगर आप अपने आप को धुरंधर समझते हैं इस एग्जाम में, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर एक घमंड कभी भी आपके मन में आ जाएगा कि मेरा तो निकल ही रहा है, अब लास्ट ईयर के टॉपर के मेंस के मार्क्स से खुद को कंपेयर कर लिया कि क्या आप 7 पेपर मिला करके इतने नंबर पा रहे हैं। सर का एक टारगेट था कि आप 1000+ लाओ वरना आप स्टैंड नहीं करोगे, कितने भी पोस्ट आए। जैसे मेरे बैच में 2021 में 171 पोस्ट आए थे, तो 171 पोस्ट में आप सिर्फ एक पोस्ट को ही देखिए जो आपको चाहिए।
और सिर्फ उसी के लिए आप तैयारी करिए, तब जा करके या तो वो पोस्ट आपको मिलेगा या तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पोजीशन पर लाइक करोगे एट द एंड। और साथियों, यही था मेरा जर्नी, और इसके संबंधित आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। कुछ पूछना यदि हो किसी जगह पर, यदि आपको लग रहा है, देखो क्या है कि रिजल्ट उस दिन भी मैं जब पहला टॉपर सेशन हुआ था और रैंक 18 और कामिनी धुर्वे से जब बातचीत हुई थी, मेरा मेन पर्पस मैं उस दिन भी क्लियर किया था कि मैं इसलिए टॉपर्स को इस प्लेटफॉर्म में इनवाइट इसलिए नहीं करता हूं कि ये अपनी स्ट्रैटेजी आपको बता करके आप इनकी स्ट्रैटेजी पे चलो। मेरा मेन पर्पस ये रहता है कि इनके साथ यदि आपका कनेक्शन, इनकी जर्नी जब ये साझा करते हैं, जैसे राणा विजय ने अपनी जर्नी साझा की, उसमें से कुछ पहलू अभी उन्होंने छोड़ा। ये मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, 2 भाई बहन हैं। बहन जो है वो शायद मेरे ख्याल से घर की पूरे परिवार की पहली डॉक्टर है। जी सर। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हैं वो, और ये अपने परिवार से दूसरे इंजीनियर हैं, है ना, दूसरे इंजीनियर हैं। अंबिकापुर से हैं, और उसके बाद में अपनी जर्नी को यहां तक लेकर के आना, तो हर किसी की एक जर्नी होती है। हो सकता है कि कुछ लोगों का कनेक्शन जब अपनी जर्नी ये साझा करते हैं तो आप अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाते हैं, और जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपको एक पुश मिलता है, किक मिलता है, और वही पर्याप्त होता है। देखिए, ये इंस्टीट्यूट के लिए प्राउड मोमेंट तो होता ही है। जैसा कि मैं कहा कि हम ऐसे लोग हैं जिनको दोनों तरह की चीजों को मैनेज करना है, सुख को भी और दुख को भी, जिनका रिजल्ट है उनकी खुशी को भी, और ऐसे अपने स्टूडेंट जो सेलेक्ट नहीं हो पाए उनका जो दुख है उसको भी डाइजेस्ट करना होता है। कभी कभी यह भी होता है कि ये पता तो होता है कि हाँ ये फलाना सेलेक्ट हो सकता है, और ना हो तो कभी कभी रात में ना, कभी ऐसा भी होता है कि सोने के पहले अचानक कभी ऐसे ख्याल आते हैं कि क्यों चूक हो गया, क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कनेक्शन ये हम बिठाते हैं। और राणा विजय इसलिए और ज्यादा कि ठीक है, रैंक 5वां इन्होंने सिक्योर किया, डिप्टी कलेक्टर बने, ये तो बिल्कुल गौरवान्वित करने वाला है, ये इंस्टीट्यूट के लिए काफी प्राउड फील कराने वाला है। लेकिन ये खुशी इसलिए और 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना इसलिए बढ़ जाता है, राजपूत ट्यूटोरियल ने एक इनिशिएटिव लिया, कोविड पीरियड में लिया, जिसमें दुनिया में हाहाकार मचा था और लोग उस दौरान घर में बंद रह करके वेब सीरीज देख रहे थे। मैं एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। उस दौरान प्रेम सर ने जो इनिशिएटिव लिया कि नहीं, मैंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें डेवलप करना है, हमें अपने बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड करनी है, और उसके लिए जो उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया, मैं सिर्फ पेपर वर्क करके देता गया। कभी कभी यह लगता है कि इंस्टीट्यूट के सामने का चेहरा तो मैं हूं, लेकिन आज इस खुले मन से इस चीज को मैं और भी कई बार पहले बोल चुका हूं, लेकिन पर्दे के पीछे का जो सबसे बड़ा चेहरा यदि कोई है तो वो प्रेमचंद तिवारी सर हैं, प्रेम सर हैं। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यदि राणा विजय हो, चाहे वो साक्षी धुर्वे हो, या जो रेला के ऐप से जो पढ़े, कम से कम ये चीज तो हुआ कि 10 गुना खुशी इसलिए भी कि हमने वो प्लेटफॉर्म दिया, उससे बच्चे जुड़े और जुड़ करके अपनी तैयारी को पूरा किए, और पूरा करके उन्होंने जो अचीव करना था वो उसको अचीव किए। तो ये एक चीज दिखता है कि हमने जुलाई 2020 को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हमने डेवलप किया, और वहां से यदि हम देखेंगे तो 20 से 21, 21 से 22 और 22 से 23, अभी 3 साल होने नहीं जा रहा है,
और 2020 के पहले बैच से, मतलब रेला के पहले बैच से ये डिप्टी कलेक्टर बने हुए हैं। मेरे ख्याल से यही सही है, 2021 का रिजल्ट ये दिख रहा है। तो जो इनिशिएटिव हमने लिया, और यही उम्मीद अभी एसीएफ रेंजर को लेकर के है। एसीएफ रेंजर में भी काफी हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जितना बच्चे हम पढ़ाए उस दौरान सब साइलेंट थे, उस दौरान काम कर रहे थे। इस कदर काम किए हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। मतलब यह भी स्थिति रही है कि कोविड, कुछ फैकल्टीज तो ऐसे थे जिनको कोविड था, हालांकि एसिम्टोमेटिक था, लेकिन कोविड उनको था, बावजूद उसके अपने घर से पूरा बोरिया बिस्तर उठा करके ला करके इंस्टीट्यूट के नीचे में रख करके वो लेक्चर को रिकॉर्ड करते थे। इवन संडे भी ऐसा नहीं होता था कि क्लास ना जाए, जाना होता था 2 क्लास, जाता था 5 क्लास। मतलब इंस्टीट्यूट जो कमिट किया है, आपको कभी कभी यह चिंता होता है कि मेरा फलाना सब्जेक्ट कैसे होगा, अभी तो वो शुरू नहीं हुआ है, अभी तो ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। यकीन मानो, मैं जब ऐसी स्थिति देखता हूं, जब अपने ये इस चीज का परिणाम है कि ये तो मेहनत खूब किए हैं, उनका मेहनत है। इंस्टीट्यूट या टीचर सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाता है। क्या दिखाता है? रास्ता। मेहनत उनका होता है। लेकिन आज ये कम से कम ये प्राउड जो फील हम कर रहे हैं, उसमें यह लगता है कि जिस दौरान हमने काम किया, यदि मान लीजिए छत्तीसगढ़ के जीएस से एक रत्ती भी यदि राणा विजय को बेनिफिट पहुंचा होगा, चाहे वो आधा %, 1% ही सही, उस दौरान जो काम किया गया, तो मेरे आज जब से मैंने राजपूत ट्यूटोरियल शुरू किया है, खाना पीना, बैठना उठना, पूरे टाइम मेरे ब्लड में क्या चलता है? इंस्टीट्यूट चलता है पूरे टाइम। शायद जिस समय मैं रात में सोता हूं ना, सिर्फ वही वो समय होता है क्योंकि मैं उस समय होश में नहीं होता हूं, क्योंकि मैं सोया होता हूं। सिर्फ वही समय होता है जिस समय मेरे दिल दिमाग से इंस्टीट्यूट जाता होगा, बाकी पूरे टाइम क्या चलता है? इंस्टीट्यूट। तो ये मेरा प्रयास होता है कि अपने बच्चों के लिए बेहतर हम कर सकें, जितना कर सकें। लेकिन कभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से चीजें नहीं होती। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, आपको मेहनत करना होता है। वो मेहनत है कि 2 साल रगड़ करके तैयारी, एक सूत्री कार्यक्रम की अपनी चीजों पे फोकस्ड होना, और फोकस्ड होकर के आज इस दौर में जब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे नेगेटिविटी वाला जब फैक्टर आ रहा है, इसलिए मैं सोचा कि जब इंटरव्यू देने आए हुए हैं, हालांकि वो इंटरव्यू नहीं दिए, आज सुबह ही मैसेज आया, ये तो पता था कि ये रहेंगे, लेकिन आज सुबह ही मैसेज आया कि सर, तो मैं ये सोचा कि क्यों ना आपसे मुलाकात कराया जाए। और आज जो है वो अपने मेहनत पर हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आज इस स्थिति में है, जब ये कर सकते हैं आप भी जरूर कर सकते हो, बशर्ते अपनी चीजों को हम फोकस्ड होकर के पूरे डेडिकेशन के साथ हम करें। यदि किसी को कोई प्रश्न यदि हो कहीं किसी पेपर में, टीचर्स तो आपको गाइड करते ही हैं, लेकिन अपनी उनकी स्ट्रैटेजी, अपना उनका कहां पे क्या जोन रहा है, यदि आपको लगता है कि कुछ यदि आपको उनसे चर्चा करना है, बातचीत करना है, तो आप कर लीजिए, क्योंकि उनका ट्रेन 9:30 बजे का है। ठीक है, 9:30 का ही है, पूछ लो। जब तैयारी करते हैं, जो MCQ लगाते हैं, तब तक तो मोटिवेटेड रहते हैं, अच्छा जा रहा है सब कुछ, तो किसी पर अपना है जैसे। लेकिन जब मेंस का आंसर लिखने आते हैं तो पहले तो समझ ही नहीं आ रही, पहला वर्ड क्या लिखें इस टाइप से कुछ, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और जैसे 15 नंबर क्वेश्चन है, 5-10 मिनट जो लिखने में लगता होगा, उसमें कभी 1.5 घंटे लग जा रहे हैं, कभी 2 घंटे लग जा रहे हैं, बहुत सी मोटिवेशन आता है कि मैं कर ही नहीं सकता है। उस टाइम पे कैसे? देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जब खासकर जब टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, खासकर जब आप मेंस का पेपर लिख रहे हैं। अगर आप 15 नंबर के पेपर में ही 1 घंटा या 1.5 घंटा दे देंगे तो फिर आप बाकी का बचा हुआ पेपर दे ही नहीं पाएंगे। टेस्ट सीरीज़ का महत्व यहाँ पर आता है कि जो 200 नंबर का पेपर है उसको आपको 3 घंटे में कैसे ख़त्म करना है, ये स्ट्रैटेजी आपकी एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ही तैयार होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ये जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप तभी एक फ्लो चार्ट बना लीजिए कि जैसे कि 2 नंबर के पेपर, 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, 8 नंबर के क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है। आप इन पर्टिकुलर
क्वेश्चन पे उनके मार्क्स के हिसाब से टाइम दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और बहुत अच्छा लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। ऑन एन एवरेज 15 में आपको मैक्सिमम 11 मार्क्स मिल सकता है, उससे ज़्यादा हालांकि नहीं मिलता है। तो फिर किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, कोशिश करना है कि आप टू द पॉइंट आंसर लिखें, पॉइंट्स में आंसर लिखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें और पेपर को कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप पेपर दे करके आएंगे और कुछ क्वेश्चंस आपसे अगर छूट जाते हैं तो वो आपको, मैं कहूँगा कि पूरे साल भर हॉन्ट करते हैं। जैसे कि हमारा रिजल्ट रुका था 30 सितंबर के बाद 11 मई को हमारा रिजल्ट आया। इस पूरे दौरान में मुझे मेरे जो मेंस में लिखे गए आंसर थे वो हॉन्ट करते थे। काश मैं इसमें थोड़ा और अच्छा कर लिया रहता, कि शायद कोई पेपर का कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है। कोई क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए। कोशिश करें कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, 200 नंबर का आप लिख करके आए। सर आपने प्रीवियस पूरे पहले से बना रखे थे मेंस का एक्चुअली आपको नोट्स बनाना है और एज सच प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग नोट्स नहीं होता है। आपके पास जो मेंस का ही जो यहाँ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं क्लासरूम के नोट्स होते हैं। क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चंस नहीं बता सकता है कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे जो भी पढ़ाते हैं या फिर आप खुद से जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं और क्वेश्चन देख करके आपको समझना है कि इसमें इस टॉपिक का आंसर आपको लिखना है। देखिए, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं और इस बार का मेंस अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं तो आप मेंस की ही तैयारी करिए। 26 नवंबर को हर साल जैसा कि एक ट्रेडिशन बनता आ रहा है, पीएससी का नोटिफिकेशन आ जाता है। इस बार उम्मीद नहीं थी लेकिन इस बार भी 26 नवंबर को आ गया। तो आप सभी बहुत लकी हैं कि छत्तीसगढ़ पीएससी या फिर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो हर साल 26 नवंबर को एटलीस्ट नोटिफिकेशन आ जा रहा है। जैसे मैं भोपाल में ग्रेजुएशन किया था, एमपीपीएससी का या फिर किसी के बारे में कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन नोटिफिकेशन टाइम से नहीं आ रहे हैं। तो आप इस नेगेटिविटी में मत रहिए कि एग्जाम होगा, आप अपनी तैयारी जारी रखिए और मैं कहूँगा कि 26 नवंबर से पहले तक आप मेंस की तैयारी करिए। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो बचा हुआ दिसंबर का मंथ, जनवरी का मंथ और फेब के 10 से 15 दिन, सेकेंड संडे ऑफ फेब में आपका एग्जाम होगा प्रीलिम्स का। और मैं तो कहूँगा कि आप 1 नवंबर से ही तैयारी कर दीजिए, छत्तीसगढ़ दिवस मनाइए, उसके बाद आप प्रीलिम्स का तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके पहले आप सभी मेंस की तैयारी करें। और प्रीलिम्स की तैयारी में पर्टिकुलरली आप जो टॉपिक वाइज नोट्स बनाए हैं अपने मेंस में, उसी को फोकस रखिए। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना है। और टेस्ट सीरीज में आप स्कोर करने के पीछे मत भागिए कि इसी में मैं 100+ मार्क्स ले आऊँगा तो शायद मेरा प्रीलिम्स में भी आ जाएगा। आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, गलत होता है कोई बात नहीं, लेकिन आप जितने गलत करेंगे उन क्वेश्चंस का बस आपको आंसर पता होना चाहिए और फैक्ट पता होना चाहिए कि ये इसका आंसर ये क्यों है। और आप जब अटेम्प्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को तो नेक्स्ट टाइम आप ये डैम श्योर है कि आप उन क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। सर जैसे हम लोग अभी बिगिनर्स हैं तो अभी हम लोग यहाँ पे हम दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक सीजीपीएस होता है और एक हिस्ट्री होता है। तो घर में जाने के बाद में आपको ये लगता है कि दोनों ही सब्जेक्ट को पढ़ा जाए या फिर उसके अलावा और भी किया जाए, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम दें? देखिए, छत्तीसगढ़ पीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ में किसी भी एग्जाम की, तो सीजीजीएस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। 50% तो सिलेबस में पोर्शन ही है छत्तीसगढ़ जीएस का। और जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको जो 100 क्वेश्चंस रहते हैं प्रीलिम्स के, आपको सीजी पोर्शंस में मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि उसका सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, उसके करंट आपके आसपास में होने वाले एक्टिविटी से ही आएगा और सीजी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। तो अगर सीजीजीएस के साथ कोई इंडियन जीएस का भी सब्जेक्ट आ रहा है तो आप सीजीजीएस को, मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको इग्नोर मत करिए। सर इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे हम बिगिनर्स अभी स्टार्ट किए तो जैसे हम क्लास करके जाते हैं, उसके बाद घर जाके अपना रूटीन कैसे लेक्चर करते, मतलब कितना कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। देखिए, क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको तो रिपीट करना ज़रूरी है, नहीं तो नेक्स्ट डे आप आएंगे तो फिर आप एक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे खुद को। साथ ही अगर आपको ये अंदाज़ा है सिलेबस का या फिर टॉपिक्स का, आप बुक्स भी पढ़ रहे हैं कि नेक्स्ट डे क्या
टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है, तो आप थोड़ा सा उसका भी बेसिक स्टडी खुद से कर सकते हैं। आपको समझ में आए ना आए कोई मतलब ये टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप उसको एक रीड करके आएँ, ताकि यहाँ आप ज़्यादा इजीली उसको समझ सकें। क्लास से जो पॉइंट है उसको जाके रिवर्स, हाँ, उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल इनफ है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो हैं ही, और जैसे प्रीलिम्स आता है या फिर मेंस आता है, तो आप एक टेस्ट सीरीज का जो प्रॉपर शेड्यूल रहता है उसको फॉलो कर सकते हैं। और एडिशनल आई डोंट थिंक सो कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। बेसिक आप इतना ही कर लेते हैं तो आप और लोगों से एक बेटर प्लेटफॉर्म में पहुंच जाएंगे, क्योंकि सिलेबस आप सभी के पास है। ऐसा है नहीं कि सिलेबस कोई छुपा हुआ रत्न है, कोई छुपा करके रखा है। आप सभी ने जब भी एप्लीकेशन भरा होगा तो उसी में सिलेबस है, उसको आप बाइफरकेट करिए सब्जेक्ट वाइज। इवन छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को आप अलग करिए, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को आप अलग करिए, छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है उसको अलग करिए, यहाँ की जो सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको अलग करिए, और यहाँ की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को आप अलग करिए। मतलब आप टॉपिक को पहले से बाइफरकेट करिए और आप टॉपिक वाइज पढ़िए। सर इसके अंदर हमारा अभी की प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर तो रहते हैं, अगर हम स्टार्टिंग कितना ज़रूरी है हम लोग इसको पढ़ना? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न समझना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी तो कर लेते हैं, हमको पता ही नहीं है कि हमको किस एग्ज़ाम में पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको टॉपिक का पूरा नॉलेज है लेकिन आप उसको आंसर में लिख ही नहीं पाते हैं। इसलिए पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है, और पैटर्न समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप पिछले साल के पेपर्स को देखिए। सर आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कैसे करते हैं मीन्स के लिए? जैसे कोई टॉपिक पढ़े हैं उसके बाद इसमें से किस तरह की क्वेश्चन खुद से आप आप जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़े, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का खुद से क्वेश्चंस बना लीजिए कि ये इसमें क्या क्वेश्चंस आने चाहिए। और मेरा तरीका ये रहता था कि मैं किसी भी टॉपिक को 4 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर करता था। अगर 2 मार्क्स में आया तो फिर मैं 2 मार्क्स में उसको जो भी उसके की पॉइंट्स हैं वो लिख सकता हूँ। अगर 8 मार्क्स में आया तो मैं उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख सकता हूँ। तो कम से कम आपके पास इतना डेटा रहना चाहिए कि आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सकें। मेंस में 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो उसमें जैसे कि फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग को पता है कि इस नंबर का इसमें आएगा, इस नंबर का इसमें आएगा, तो आप हर उस क्वेश्चन को उस हिसाब से लिख के प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि कोई भी टॉपिक कितने मार्क्स में आने वाला है। ये सिलेबस के पैटर्न में या फिर एग्जाम पैटर्न में तो है ही नहीं। आपको सिलेबस के दिए टॉपिक्स को पढ़ना है, और उस टॉपिक का क्वेश्चन या तो 2 नंबर में भी आ सकता है या तो 15 मार्क्स में भी आ सकता है। तो वही मेरा कहने का ये था कि आप क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। आप टॉपिक को प्रिपेयर करिए, और क्वेश्चन का जैसा भी डिमांड रहे, जैसे डिमांड अगर 2 मार्क्स का है तो आप उसके जो मेजर की पॉइंट्स हैं उनको लिखें। 15 मार्क्स का है तो आप उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी लिख दें, उसका जो डेटा आपके पास है वो लिखें, और आखिरी में कोशिश करें कि जो आपके कंक्लूड कर सकें कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान परिस्थिति में आप उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, या फिर इंडिया का क्वेश्चन है तो आप इंडियन जीएस से उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो उसको कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। सर आपकी जो जर्नी में आपका जो डेली रूटीन था मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। कैसे आप पढ़ते थे, किस टाइप से समय को मैनेज करते थे? देखिए, डेली रूटीन में पर्टिकुलरली मैंने अपने आप को समय सीमा में कभी नहीं बांधा। मैं अपना डेली टारगेट रख लेता था कि आज मुझे ये सब्जेक्ट के इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं, चाहे वो इंडियन जीएस के हो चाहे छत्तीसगढ़ जीएस के हो। और डेली टारगेट्स के बाद वीकली टारगेट्स भी आपके होने चाहिए। फिर एक मंथ के एंड में आपका होना चाहिए कि यार इस मंथ में मेरे 3 से 4 सब्जेक्ट्स पूरे होने चाहिए। तो मैं अपने आप को टाइम की लिमिट में कभी नहीं बांधा। हो सकता है कि जो मैंने डिसाइड किया है, और ऐसे पॉसिबल चैलेंजेस अपने आप के लिए रखिए। ऐसा मत कर दिए कि आपको 1 वीक में ही आपको 7 पेपर कवर करने हैं, 1 महीने में ही मैं 7 पेपर कवर कर दूंगा। कि आप ऐसे टारगेट्स अपने लिए रखिए जो आप अचीव कर सकें, जो प्रैक्टिकल हो थोड़े। तो मैं ऐसे प्रैक्टिकल टारगेट्स अपने लिए डिसाइड कर लेता था कि जैसे आज सुबह मैं डिसाइड कर लिया कि आज दिन भर में मुझे 12 बजे होने से पहले या फिर सोने से पहले, मतलब 12 बजे, मैं टाइम को मैंने कभी सीमा रखा नहीं अपने स्केड्यूल में। जैसे कि अगर मैं सुबह उठ कर डिसाइड कर लिया हूँ ये टॉपिक पढ़ना है, तो वो मैं करके ही अपने दिन को ख़त्म करता था। सर पॉलिटी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, छुट्टे बहुत हो गया, अब आगे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी भी हैं।
और फिर उसको कभी रिवाइज करने लगता है वो भूल भी रहे हैं, और रिवाइज कर लेते हैं तो फिर ऐसा लगता है भूल रहे हैं, और आगे इतना सब कुछ पढ़ना है कि बाद में रिवाइज करने बाद में। देखिए, आपको पता है कि आपको पढ़ना कितना है, सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार उसके नोट्स बन चुके हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आप बहुत अच्छा नोट्स बना लिए मतलब, लेकिन उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो आपके माइंड में वो क्लिक नहीं करेगा एग्ज़ाम के दौरान। तो रिवीजन ज़रूरी है। और आप अगर नोट्स मेहनत करके, आप अपने मेहनत पर विश्वास रखें, अगर आप मेहनत करके नोट्स बना रहे हैं तो आप उसी सोर्स को बार बार रिपीट करें। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करके नोट्स तो बना लिए, लेकिन कहीं मार्केट में कोई दूसरा सोर्सेस मिल रहा है, या फिर आप कुछ किसी और फ्रेंड का देख लिए कि इसके पास उसका ज़्यादा बेटर है, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप अपने जो नोट्स बनाए हैं आप उसी को बार बार रिपीट करिए। मल्टीपल सोर्सेस में जाएंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और अपने सोर्सेस पर जाएंगे तो एक बार आप रीड कर लेते हैं, फिर दूसरी बार रीड करते हैं, तो एक समय के बाद आपके दिमाग में वो पिक्टोरियल इमेज तक आ जाता है। आपको पता रहता है कि अगर आप मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर लेते हैं तो आपके दिमाग में ये रहता है कि मतलब मैं आपसे पूछ दूंगा कि ये टॉपिक कहाँ है, तो आप बिना खोजे ऐसे निकाल करके दिखा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पेज में ये टॉपिक है। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि एक पिक्टोरियल इमेज भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है, और आप किसी भी टॉपिक में रैंडमली आंसर करने के लिए रेडी रहते हैं। ओवरऑल क्या है, यदि इसको समझो ना, सिलेबस की समझ और पेपर का एनालिसिस, ये केवल एक लाइन में इसको हम खत्म कर देते हैं कि सिलेबस की समझ और पेपर का एनालिसिस, उसमें बहुत गहराई है। जो उसको पा गया, जो सिलेबस की समझ को रख लिया और जो पेपर का एनालिसिस प्रॉपर बिठा लिया, वो जैसा घुमाना चाहेगा ना एग्जाम को वैसा वो घुमा सकता है। तो वो एकदम एकाएक नहीं हो सकता, उसके लिए लगातार प्रैक्टिस, लगातार रिवीजन। हर टॉपर यही बोलेगा कि रिवीजन, टाइम टाइम पे रिवीजन ये जरूरी है। शायद अभी मैंने इस क्लास में कहा कि 1400 का अटेम्प्ट जरूरी है ना? वही चीज राणा विजय ने भी आपको भी वही बोला। टाइम लिमिट, किस प्रश्न को कितने देर में हमें अटेम्प्ट करना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको थोड़ा सा आपको शुरुआत से ही अपनाना होगा, लेकिन हमें अपने टारगेट पे फोकस रहना होगा। जो ये होता है ना, उस दिन भी इसी पे चर्चा चला कि हिस्ट्री अचानक शुरू कर दिए, 8-10 दिन हिस्ट्री पढ़े, नहीं हो रहा है, कुछ पड़ाव में नहीं आ रहे हैं, छोड़ दिए, पॉलिटी शुरू कर दिए। पॉलिटी शुरू कर दिए, पता लगा 10 दिन पॉलिटी पकड़ लिए, शुरू कर दिए, फिर वो भी किसी पड़ाव में नहीं आया, मन नहीं लगा, इंडियन इकोनॉमिक्स शुरू कर दिए। करते रहो, फिर यही काम करते रहो, समय बीतता जाएगा, बीतता जाएगा, टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका वेस्ट हो रहा है, आप किसी पड़ाव में नहीं पहुंच रहे हो। तो कुछ थोड़ी बहुत ऐसी चीजें, और हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, जैसे उन्होंने कहा अपने नियम कानून खुद बनाओ। समझ में आ रहा है? इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है कि जो उसके ऊपर थोपा गया ना, उस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा नो फर्स्ट यूज, वो उसका स्टैंड है कि नो फर्स्ट यूज। मैं पहल नहीं करूंगा, मैं यूज नहीं करूंगा, मैं बना रहा हूं अपनी सेफ्टी के लिए, बना रहा हूं आत्मरक्षा के लिए बना रहा हूं। उसको बोला गया कि इस ट्रीटी पे साइन कर, बोला तुम कहोगे तभी साइन करूंगा, तभी मैं उसको नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि नो फर्स्ट यूज। तो उसकी न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज। वो कहता है कि मैं अपने नियम कानून खुद बनाता हूं और उसको मैं खुद फॉलो करता हूं। ये नहीं कि तुम बना के दोगे और उसको मैं फॉलो करूंगा तभी मैं सही कहलाऊंगा। समझ में आ रहा? हमें, जैसे उन्होंने अपना टास्क लिया, अपना टारगेट तय किया, जो भी टॉपर्स आएंगे, राणा विजय हूं या जितने भी जो सिलेक्टेड जो सक्सेस हैं, सबसे पहला उनमें जो पाओगे ना वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। अनुशासन आपको बहुत दूर तक लेके जा सकता है। तो कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं जिसको आप आजमा करके देखो, और इस एग्जाम में तो चाहिए ही पेशेंस, उसके बिना तो होना ही नहीं है। जो हड़बड़ाया वो कहीं का नहीं रहा।
इसमें आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। ऐसे ही कोई डिप्टी कलेक्टर नहीं बन जाएगा, डीएसपी नहीं बन जाएगा, समझ रहे बात? तो थोड़ा सा उस पे हम कभी जब ऐसा होगा कि आपको कभी मान लो जाए राणा विजय रायपुर आते हैं, एक आध दो ना राणा इनका कभी ऐसा होगा जब ये लोग एक पड़ाव में आएंगे जी सर। तो एक आध आंसर राइटिंग सेशन, इनका एक दो आंसर राइटिंग सेशन आपसे लेवाएंगे, ठीक सर। ताकि इनका कितना क्या है इनका और आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, किस तरीके से आप लिखें, ये अपने आप को थोड़ा सा उसमें कनेक्ट करेंगे, मैच कर पाएंगे, बिल्कुल सर, है ना? तो वो अपन एक आध सेशन जो है बाद में श्योर सर, वो हम रखेंगे, ठीक है, आंसर राइटिंग का, खास करके उन पेपर्स में जो इनका जोन रहा है जहां पर ये ज्यादा स्कोर किए हैं। ठीक है, फिर एंड करें।